हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बीम का एक ऐसे प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम की ओर मूव करेंगे जो एक फ्लैट को काट काट करके वेल्डिंग के थ्रू जोड़ करके एक आई सेक्शन बनाया गया है। और ये पूछ रहा है कि जो वो आई सेक्शन बना ना, वेल्डिंग से जो कनेक्ट करके जो आई सेक्शन बनाए ना, वो आई सेक्शन कितना मैक्सिमम शियर लोड को सह पाएगा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। आपको यही पूछा जा रहा है कि देखिए प्लेट को काट काट करके, प्लेट या फ्लैट जो भी समझिए, ठीक है ना, प्लेट ये बहुत बड़ा प्लेट है, इस तरह से इतना लंबा प्लेट है, ठीक है ना। इसको काट काट करके क्या किया गया है, एक आई सेक्शन बनाया गया है वेल्डिंग करके। देखिए यहाँ पे जो ब्लैक से दिख रहा है ना, ये वेल्डिंग किया गया है, ठीक है ना। वेल्डिंग करके एक आई सेक्शन बनाया गया है, ठीक है ना। हाँ, इस चीज को अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो देखिए ये फिगर ऐसा है। थोड़ा सा इस फिगर को समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, आई सेक्शन है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको क्या है, आई सेक्शन है, ठीक है ना। फ्लैट को काट काट कर क्या बनाया गया है, आई सेक्शन बनाया गया है, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना। हाँ, इस तरह से आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, आई सेक्शन बनाया गया है वेल्डिंग करके। तो पूछ रहा है कि ये जो आई सेक्शन आपको बना, ये जो आपको आई सेक्शन बना, ये जो आपने आई सेक्शन वेल्डिंग करके बनाया है, वो आई सेक्शन का कितना शियर लोड को सह पाएगा, यानी शियर स्ट्रेंथ, यानी ये जो बनाए सेक्शन उसमें मैक्सिमम कितना शियर लोड आएगा कि वो आई सेक्शन सेफली रूप से बर्दाश्त कर पाएगा, सह पाएगा। यही आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं और क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ पढ़ के एक एक पॉइंट को हम समझेंगे और अंडरलाइन करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि सर स्टील में क्या ये फिगर गिवन रहेगा या नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे कि वो फिगर इजीली रूप से आपको क्या होगा, बन पाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए जब कभी भी इस तरह का फ्लैट को काट काट कर आपको बनाया जाएगा तो आपको फिगर मेंशन रहेगा। फिगर मेंशन रहने का पीछे की लॉजिक ये है कि जब तक फिगर मेंशन नहीं रहेगा तो फ्लैट कितना चौड़ा काटा गया है, कितना डेप्थ में काटा गया है, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको फिगर से ही पता चलेगा। दूसरी बात, अगर फिगर गिवन ना रहेगा तो सारा का सारा स्टेटमेंट गिवन रहेगा, उस स्टेटमेंट के थ्रू आपने फिगर को ड्रा करना चालू कर देंगे, ठीक। हाँ, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से अंडरलाइन कर करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। हाँ, कह रहा है कि एन आई सेक्शन इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम 12 mm थिक प्लेट। एगो आई सेक्शन जो है वो 12 mm ऐसा प्लेट है। देखिए ये ऐसा प्लेट है, इस प्लेट का थिकनेस है 12 mm और इसको काट काट करके और यहाँ पे इसको क्या किया गया, ई वाला को काट करके यहाँ पे लाया गया है और ई वाला को काट करके यहाँ पे लाया गया है और इसको फैब्रिकेट किया गया है वेल्डिंग से, ठीक है ना। फैब्रिकेटेड फ्रॉम 12 mm थिक प्लेट बाय फिलेट वेल्डिंग, ठीक है ना। और उसको काची किया गया है, फिलेट वेल्डिंग किया गया है और उस वेल्डिंग का साइज कितना है, 6 mm है। मुद्दे की बात, मेन क्वेश्चन यहाँ पे मिला कि जो वेल्डिंग किया गया है ना, वो वेल्डिंग का साइज आपको कितना है, 6 mm है। 12 mm जो प्लेट का थिकनेस है, इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, आप ये जो प्लेट यूज कर रहे हैं उस प्लेट का थिकनेस 12 mm है और जो वेल्डिंग यहाँ पे यूज कर रहे हैं उस वेल्डिंग का साइज आपको कितना है, तो सर वो वेल्डिंग का जो साइज है वो कितना है, 6 mm है, ठीक है। अच्छा बताओ, 6 mm इधर होगा तो 6 mm इधर भी होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा सर, ठीक है ना। हाँ, तो बताओ कि 6 mm इधर वाला को ऊपर लिख दिए और 6 mm उधर वाला को नीचे लिख दिए हैं, ऐसे आपको क्वेश्चंस में गिवन रहेगा। तो ये ऊपर लिखा हुआ 6 mm और ये वाला आपको नीचे लिखा हुआ 6 mm, ठीक है ना। तो 6 mm इधर और 6 mm उधर वेल्डिंग किया गया, ठीक है ना। 6 mm साइज का इधर वेल्डिंग और 6 mm साइज का उधर वेल्डिंग। बहुत लोग बच्चा समझ नहीं पाता है कि 6 mm क्या है। तो 6 mm जो है ना वो साइज ऑफ वेल्ड है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड नहीं है, दोनों में समझिए। 6 mm जो है ना वो साइज ऑफ वेल्ड है, इफेक्टिव लेंथ का मतलब होता है कितना दूर में वेल्डिंग मारा गया है, और 6 mm यहाँ पे दिया ना वो साइज है, मतलब कितना मोटा वेल्डिंग मारा गया, ठीक। दोनों में फिर से समझ लीजिए, जो साइज ऑफ वेल्ड होता है ना उससे क्या पता चलता है कि कितना मोटा वेल्डिंग मारा गया है, और इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड कहने का मतलब ना कितना दूर में वेल्डिंग मारा गया है, ठीक है ना। हाँ, ये दोनों को पूरी तरह से कंसेप्चुअल क्लियरिटी आना चाहिए,
ठीक, इतना क्वेश्चन आप पढ़ लिए और नीचे कह रहा एज सोन इन फिगर, मतलब जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया वैसा आप लोग देख लीजिए। ठीक, हाँ, आपको यहाँ पे डिटरमाइन क्या करना है, पता क्या लगाना है, कह रहा है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम शियर लोड द सेक्शन कैन कैरी, ये जो सेक्शन में मैक्सिमम कितना शियर लोड लगाएंगे कि वो सेफली रूप से सह पाए। ठीक है ना, यानी ये आपको कैलकुलेट करना है। चलिए, उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ रहा होगा। और आगे क्या गिवन है, कह रहा है कि इफ द मैक्सिमम परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस इज 100 मेगापास्कल, कह रहा है कि मैक्सिमम जो कोड अलाउ करता है परमिसिबल स्ट्रेस वो 100 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसके लिए, तो ये प्लेट के लिए है, किसके लिए, स्टील के लिए, यानी दैट इज ये प्लेट के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, प्लेट के लिए। ठीक है, हाँ, एंड परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर द फिलेट बेल्ट के लिए कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, एमपीए में दिया हुआ है, मेगा पास्कल में दिया हुआ है, इसको आप समझेंगे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। ठीक है ना, उम्मीद है इतना बात से आपको क्वेश्चंस पता चल गया होगा कि क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट क्या करनी है। तो आप यही बोलोगे कि सर हमको कुछ हो जाए, एक ही बात कैलकुलेट करना है कि एकरा में कितना मैक्सिमम शियर लोड आएगा, कितना मैक्सिमम शियर लोड देंगे कि ये वाला बीम जो बनाए हैं वो आसानी से सह पाए, बस उसी को कैलकुलेट कर देना। ठीक, हाँ, तो देखिए जो जो डाटा यहाँ से आपको पता चला वो सारे डाटा को गिवन लिख करके लिख दीजिए। सबसे पहले सॉल्यूशन है, उसके बाद गिव है, उसके बाद सारे डाटा को अलाइन कर लीजिए। ठीक है ना, आपको पढ़ने से पता चल गया थिकनेस, क्या पता चला, थिकनेस कितना mm, 12 mm पता चल गया। ठीक है ना, ओवरऑल डेप्थ ये फिगर देखने से आपको पता चल गया कि ओवरऑल डेप्थ कितना पता चल गया, 300 mm। साइज ऑफ बेल्ट कितना पता चला, तो साइज ऑफ बेल्ट हमारा 6 mm। बीथ ऑफ फ्लेंज कितना पता चला, तो फिगर देखने से आपको पता चलेगा बीथ ऑफ फ्लेंज इतना। अगर ये फिगर नहीं गिवन रहेगा तो आपको ओवरऑल डेप्थ दिया रहेगा, बीथ ऑफ फ्लेंज दिया रहेगा और साइज ऑफ बेल्ट दिया रहेगा, तो उससे आप फिगर भी ट्रेस कर सकते हैं। ठीक, हाँ, आगे कह रहा है कि परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर प्लेट के लिए आप पता चल गया और परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर बेल्ट के लिए यहाँ पे पता चल गया। अगर नहीं भी गिवन रहता शियर स्ट्रेस परमिसिबल बेल्ट के लिए तो हम लोग जानते हैं कि बेल्डिंग हमेशा शियर में फेल करता है और उसके लिए परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है, 108 MPa। ठीक है, हाँ, चलिए इतना बात आपको समझ आ गया। अब आपको एक यही टारगेट है, किसी तरह से आप उस लोड को कैलकुलेट कर लीजिए, उस शियर लोड को कैलकुलेट कर लीजिए जो ये सेक्शन सेफली रूप से सह पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि अगर ये आई सेक्शन आपने बनाया, तो आई सेक्शन का शियर एरिया कहाँ से कहाँ तक होगा, तो सर शियर एरिया आप इस प्लेट के लिए आई सेक्शन ये बनेगा और यही वाला आपका क्या हो जाएगा, शियर एरिया हो जाएगा, यही वाला आपको क्या हो जाएगा, शियर एरिया हो जाएगा। ये जो प्लेट जो शियर कितना सह पाएगा, तो सर प्लेट के लिए यही वाला हो जाएगा शियर एरिया। तो बताओ यहाँ पे कितना शियर लोड आ पाएगा, यानी शियर लोड कितना सह पाएगा, ये वाला पूरा बीम जो है वो कितना शियर लोड को सह पाएगा। तो सर ये जो बीम है ना उसके लिए जो शियर एरिया यही वाला वेब तो होता है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक यही तो होता है शियर एरिया। ठीक है ना, हाँ, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि ये जो बीम है, देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि शियर लोड कैपेसिटी ऑफ आई सेक्शन का शियर लोड कैपेसिटी कितना है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें कितना स्ट्रेस आ रहा है, इस प्लेट में कितना स्ट्रेस आ रहा है। तो प्लेट के लिए आपको शियर स्ट्रेस दिया हुआ है कितना, 100 लेना है, कितना लेना है, 100 लेना है। तो वही परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस इनटू डी कहने का मतलब इसको बोल रहे हैं ओवरऑल डेप्थ। ठीक है ना, और इनटू थिकनेस। तो बड़े आराम से समझिए, यहां से ऐसे समझिए कि शियर लोड मतलब होगा शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। क्या बोलेंगे, कौन सा एरिया, तो शियर एरिया बोलेंगे, शियर एरिया। ठीक है ना, हाँ, और शियर एरिया क्या है, तो यहां से यहां तक रेड कलर से जो दिख रहा है ना वही आपका शियर एरिया होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सर ओवरऑल डेप्थ इनटू थिकनेस ऑफ वेब कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा शियर एरिया। ठीक है, हाँ, अब क्या करोगे आप, यहाँ पे एवरेज शियर स्ट्रेस फॉर प्लेट के लिए कितना पता चला है, तो सर 100 मेगापास्कल, दैट इज 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है ना, हाँ,
ओवरऑल डेप्थ कितना है सर? तो सर ओवरऑल डेप्थ आपको 300 है, तो यहाँ लिखेंगे 300 mm, ठीक है। थिकनेस ऑफ वेब कितना है? तो सर 12 mm है। कितना mm है? 12 mm है, ठीक है। हाँ, ये 300 mm है। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 12 तिया 36, 36 पर 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको हो जाएगा क्या? न्यूटन, ठीक है। ये आपको शियर लोड कैपेसिटी निकल गया, यानी 336 पर 4 जीरो होगा, बढ़िया से कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। इतना ये हो गया न्यूटन। अगर इसको न्यूटन के बड़का भाई टन में बदलेंगे तो आ जाएगा किलो न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, यानी शियर कैपेसिटी ऑफ बीम यानी आई सेक्शन का आपको शियर लोड कैपेसिटी पता चल गया, ठीक है ना। शियर लोड SL4 सेक्शन का शियर लोड पता चल गया, यानी इस आई सेक्शन जो प्लेट का है वो इतना सह पाएगा, ठीक है। इतना बोलिए क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? इतना बात समझने के बाद आप क्या करोगे कि ये तो प्लेट के लिए निकाल दिए, प्लेट इतना शियर लोड को सह पा रहा है, लेकिन जो आपने वेल्डिंग किया है वहां पे कितना शियर लोड आ रहा है? प्लेट तो इतना सह लेगा, ये बात पता है, लेकिन जो आपने वेल्डिंग किया है वो वेल्डिंग किए हैं वो कितना लोड को सह पा रहा है, यानी कितना शियर लोड को सह पा रहा है। आप प्लेट तो इतना सह रहा है, लेकिन अगर वेल्डिंग कम सहेगा ना तो इतना लोड लगा दोगे तो फेल ना कर जाएगा, बिल्डिंग में टूट के फेंक आ जाएगा। तो दोनों को देखना होगा, सेक्शन तो इतना सह रहा है, लेकिन बिल्डिंगों को देखना होगा ना कि बिल्डिंगवा कितना सह रहा है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग ध्यान देंगे कि आपको साइज ऑफ वेल्ड पता है। क्या पता है भाव? साइज ऑफ वेल्ड पता है 6 mm। कितना mm? 6 mm। तो साइज ऑफ वेल्ड से आप फटाक से निकाल दोगे थ्रोट थिकनेस। क्या निकाल दोगे? थ्रोट थिकनेस। बताओ थ्रोट थिकनेस कैसे फॉर्मूला निकलते थे? 0.7 इंटू साइज ऑफ वेल्ड। ये 5 नहीं है, 0.7 इंटू साइज ऑफ वेल्ड, यानी 0.7 इंटू क्या कर दोगे? 6 कर दोगे, यानी 7 6 42, यानी 4.2 mm आपको आ गया क्या? थ्रोट थिकनेस आ गया। बस हम लोग क्या करेंगे कि पर मीटर लेंथ में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड निकाल देंगे। अच्छा बताओ तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड बराबर फॉर्मूला क्या जानते थे सर? तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड बराबर अच्छा स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, अच्छा वेल्डिंग काची में फेल करता था तो सर शियर में फेल करता था, इसीलिए शियर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड बराबर क्या लिखेंगे बोलो? तो शियर स्ट्रेस ऑफ वेल्ड इंटू L इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस, ठीक है ना। उम्मीद है इतना बात आप लोग को याद आ रहा होगा। तो बताओ शियर स्ट्रेस ऑफ वेल्ड कितना है, फिलेट वेल्ड कितना है? तो सर 108 है, ठीक है ना, 108 है। एल इफेक्टिव पता है? एल इफेक्टिव नहीं पता है। थ्रोट थिकनेस पता है? यस सर, थ्रोट थिकनेस पता है। कितना? लिख दो सर 4.2 mm। चलो एक बात बताओ कि स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड ही हो गया पूरा इफेक्टिव लेंथ में, लेकिन अगर बात किया जाए कि स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm लेंथ, पर mm लपटा रहा है क्या? mm लेंथ, यानी 1 mm लेंथ में वेल्डिंग का कितना स्ट्रेंथ होगा? दैट इज इफेक्टिव लेंथ 1 mm कह रहा, 108 गुने 1 mm गुने 4.2, ठीक है ना। हाँ देखिए आपको क्या करना है, ये वाला स्टेप आप एग्जाम में स्किप कर सकते हैं, इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको हिंट्स दिया गया है समझने के लिए, ठीक है ना। तो आप फेयर कॉपी करोगे तो इसको अगर लिख सकते हो हिंट्स के तौर पर, ठीक है। हाँ चलिए, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड यहाँ से आपको पता चल गया कि स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कितना आया, ठीक है। हाँ कैलकुलेट करके अभी हम लिख देते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हमारा आया इफेक्टिव लेंथ पर mm लेंथ में, 1 mm लेंथ में इतना स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आया। आप यहाँ पे फिगर में क्या देख पा रहे होंगे कि इधर भी वेल्डिंग मारा गया और इधर भी वेल्डिंग मारा गया, दोनों साइड में वेल्डिंग मारा गया है, ठीक है। तो दोनों साइड के स्ट्रेंथ को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इधर वाला भी जोड़ देंगे और इधर वाला भी जोड़ देंगे, तो सीधा सीधी एक ही बार हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 453.6 न्यूटन। दैट इज इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 907.2 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 907.2
7.2 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, ये आपको आ गया स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm लेंथ, ठीक है ना। हाँ, बस इतना कैलकुलेट करने भर आपको देरी था। ये जो कैलकुलेट करके स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm लेंथ आया 907.2 न्यूटन, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वेल्डिंग किया गया है ना, यहाँ पे जो वेल्डिंग किया गया है वो दोनों तरफ अगर 1-1 mm का वेल्डिंग किए हैं, दोनों तरफ अगर 1-1 mm का वेल्डिंग किए हैं, तो 1 mm दूर चलने पर जो इस वेल्डिंग की वजह से जो ताकत आएगा, स्ट्रेंथ आएगा, वो हमारा 907.2 न्यूटन आएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये जो स्ट्रेस कैलकुलेट किए वो सिर्फ और सिर्फ वेल्ड का कैलकुलेट किए, कहाँ से, तो आईएस कोड से। कहाँ से, आईएस कोड से। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे शियर वेल्ड की वजह से तो शियर होबे करेगा, साथ ही साथ ये प्लेट की वजह से भी कुछ ना कुछ शियर होगा। तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करना सोचेंगे क्या, शियर ऐसा कैलकुलेट करना चाहेंगे कि शियर स्ट्रेंथ एट द कहाँ पे, लेवल ऑफ वेल्ड, जहाँ पे वेल्डिंग किया गया है, एट द लेवल ऑफ वेल्ड, ठीक है ना। कितना में, तो पर mm लेंथ, वेल्ड इन पर mm लेंथ, ठीक है ना। पर mm लेंथ में कितना शियर स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है। हाँ, तो बताओ शियर स्ट्रेंथ के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा। सबसे पहले तो शियर स्ट्रेस लिखना होगा और पर mm लेंथ में, ठीक है। तो पर mm लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, 1 mm से गुना कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रोट थिकनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थ्रोट थिकनेस। तो बताओ एक साइड के लिए थ्रोट थिकनेस, तो दूसरे साइड के लिए क्या करेंगे, दूसरे पूरे में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही वाला मल्टीप्लाई यहाँ ना करके आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा, और इसी को एक नया टर्म दे देता है, क्या, बी दे देता है। क्या देता है, नया टर्म आपको दे देगा। बुक जब पढ़ोगे तो इसी को आप लोग क्या करता है, बी लिखता है। बी क्या है, तो ट्वाइस ऑफ द थ्रोट थिकनेस होता है। क्या होता है, TOWIS, ट्वाइस, ठीक है ना, यानी दुगुना किसका, थ्रोट थिकनेस का, TT का क्या होगा, दुगुना होगा, ठीक है। हाँ, तो अब आपको क्या करना है कि ये वाला जो स्ट्रेस, ये जो शियर स्ट्रेस यहाँ पे निकलेगा, क्या इसके बराबर होगा, तो सर इसके बराबर नहीं होगा, या तो कम होगा या तो बेसी होगा। तो यही वाला अगर थ्रोट थिकनेस आप गलती से, ये वाला अगर स्ट्रेस गलती से अगर फाइंड आउट आप कर लेते हैं, तो आपको शियर स्ट्रेंथ आपको वेल्ड लेवल पर 1 mm में पता चल जाएगा। बस यही चीज को पता करना है। तो आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग को यहाँ पे एक चीज बताया गया है कि शियर, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ लिख देते हैं, शियर स्ट्रेस बराबर हो जाता है क्या, शियर स्ट्रेस को अगर टॉ से रिप्रेजेंट करेंगे, टॉ भी से, तो आपको हो जाएगा क्या, शियर फोर्स ऑफ आई सेक्शन इनटू हो जाएगा एरिया मोमेंट ऑफ फ्लेंज अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। कौन एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ द सेक्शन कहने का मतलब कौन सेक्शन, आई सेक्शन, इनटू आपको क्या हो जाएगा, इनटू 2 इंटू थ्रोट थिकनेस। क्या हो जाएगा, 2 इंटू थ्रोट थिकनेस। अगर इसको सिंबल के रूप में लिखना चाहेंगे ना, तो टॉ भी
बराबर हो जाएगा, शियर फोर्स को कैपिटल भी से रिप्रेजेंट करेंगे, इनटू एरिया मोमेंट को हम लिखते हैं ए इंटू वाई बार लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक इसका फ्लेंज का एरिया मोमेंट निकाल रहे हैं ना, तो फ्लेंज का एरिया होगा ना और फ्लेंज का वाई बार होगा ना। वाई बार कहाँ से होगा, तो न्यूट्रल एक्सिस से सीजी तक, न्यूट्रल एक्सिस से कहाँ तक, सीजी तक। इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक। हाँ, आई वाला जो होगा न्यूट्रल एक्सिस, अगर देखेंगे तो न्यूट्रल एक्सिस आपके सेक्शन का ये वाला है, ये जो ब्लू कलर से आपको दिखाया जा रहा है ये वाला आपको क्या हो जाएगा, इस सेक्शन का यानी एक्स हो जाएगा आपको कौन सा, न्यूट्रल एक्सिस। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आई एक्स एक्स इंटू 2 इंटू टी, ये आपको शियर स्ट्रेस हो गया, ठीक है ना। और आप लोग क्या जानते हैं, शियर स्ट्रेंथ कितना है, शियर स्ट्रेंथ बराबर क्या जानते हैं, यहाँ से टॉ, शियर स्ट्रेंथ को अगर लिखेंगे पी एस से, शियर स्ट्रेंथ को गलती से अगर आप पी एस से लिखें पर मीटर लेंथ, पर एम एम लेंथ में, तो लिखेंगे टॉ भी इंटू 1 mm इंटू 2t, ठीक है। हाँ, अगर टॉ भी की जगह पर यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें तो आ जाएगा v इंटू a इंटू वाई बार बट्टा आई एक्स एक्स इंटू ये x है और इंटू को रेड कलर से दिखा देते हैं, नहीं तो पता चलेगा कि वो x से लिख दिया, ठीक है ना, इंटू 2t, ठीक है, और गुने 1 mm और गुने 2t, दिखाई पड़ा ना 2t उधर, नहीं रुकिए थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है ना, 2t, ठीक है। देखिए यहाँ से 2t से 2t ये शहीद हो जाएगा, ये 2t से 2t शहीद हो जाएगा, ठीक है। और तो इसका स्ट्रेंथ का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा v इंटू ए इंटू वाई बार बट्टा आई एक्स एक्स, ठीक है ना। हाँ, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। तो आप जब एग्जाम के क्वेश्चंस बनाने जाओगे, तो देखिए ये वाला इतना जो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को आप नहीं लिखोगे, आपको यही स्टैंडर्ड रिजल्ट सिर्फ याद रखना है, यही वाला आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है, ठीक है ना। बहुत लोग कहते हैं कि सर डेरिवेशन नहीं कराएं, आगे बढ़ जा रहे हैं, तो उनके लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे वीडियो में सारी चीज को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट बराबर, अब ये वाला ना लिख करके हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे, यानी स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट बराबर दैट इज पी एस बराबर हम लिख सकते हैं क्या, भी बट्टा ए इंटू वाई बार बट्टा आई एक्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट, सॉरी शियर स्ट्रेंथ एट द बेल्ट लेवल इन पर मीटर लेंथ आपको कितना निकल के आ गया, इतना निकल के आ गया। इसका मतलब आपको ये पता करना होगा, ये पता करना होगा, ये पता करना होगा और ये पता करना होगा, ठीक है ना। तो तीनों चीज कैसे पता होगा, देखिए वो चीज को हम स्किप करते हैं, ये सिर्फ डेरिवेशन था, अगर जिनको लगता है तो वो पॉज करे कुछ देर के लिए लिख लेंगे। दिखाई दे रहा है ना, हाँ नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपको दिखाई पड़ ही गया होगा, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे ये कैलकुलेट करने के लिए कोशिश करते हैं कि ये वाला को अगर हम बोले तो ये एक तरह से एरिया मोमेंट है, क्या है, एरिया मोमेंट है, एरिया मोमेंट है। तो बताओ किसका, तो एरिया मोमेंट ऑफ फ्लेंज है, काची है, फ्लेंज है। तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा और आपको ये कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। हाँ, तो जरा बताइए एरिया मोमेंट ऑफ फ्लेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे लिखेंगे, दिखाई पड़ा ना ऊपर, हाँ, एरिया मोमेंट ऑफ फ्लेंज, देखिए FLANGE फ्लेंज, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए तो अगर एरिया मोमेंट निकालने के लिए जिसका रहता था, तो बताओ अगर ये फ्लेंज, इसको ये हम बोल रहे हैं, ये वाला को फ्लेंज बोल रहे हैं, ये वाला को फ्लेंज बोल रहे हैं, तो इसका एरिया मोमेंट कैसे निकाला जाता था, तो एरिया इंटू इसके CG से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर गलती से अगर इसकी CG वाला लाइन ये है तो ये वाला हो जाएगा 6
और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलेंगे बाई बार। क्या बोलेंगे? बाई बार। ठीक है ना? हाँ, तो देखिए तो ये वाला ये फ्लैंज का एरिया आप कैसे निकालोगे? तो सर आसान है, फ्लैंज का चौड़ाई गुने थिकनेस। तो बताओ फ्लैंज का एरिया मोमेंट निकल जाएगा ए इंटू बाई बार। एरिया कैसे निकलेगा फ्लैंज का? तो सर लिखो 140 चौड़ाई है इंटू इसका थिकनेस कितना है? तो सर 12 इंटू बाई बार। बाई बार कितना होगा? तो इस चीज को समझिए, बाई बार का मतलब होता है कि ये फ्लैंज का सीजी से न्यूट्रल एक्सिस का बीच का डिस्टेंस, यही होता है आपको क्या? बाई बार। तो बताइए फ्लैंज का सीजी कहाँ पे होगा? तो सर फ्लैंज एक रेक्टेंगुलर शेप का है, इसीलिए आधे आध पर होगा। कहाँ पे होगा? यानी 6 ऊपर और 6 नीचे। तो बताओ कि आपको ये वाला लेंथ पता करना है, कैसे पता कर पाओगे? तो सर ओवरऑल डेप्थ जो है वो कितना है? 300 है। तो सर न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो हमारा बच जाएगा 150, और अगर ऊपर से 6 घटा देंगे तो हम सीजिया तक पहुंच जाएंगे। यानी न्यूट्रल एक्सिस से सीजी तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? बाई बार। न्यूट्रल एक्सिस से सीजी तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? बाई बार। न्यूट्रल एक्सिस से सीजी तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? बाई बार। ठीक, हाँ। तो इस चीज को देखिए यहाँ पे नहीं अच्छा हो पाएगा, तो इसीलिए ऐसे लिख देते हैं 144 इंटू 12 इंटू, ठीक है ना? तो बताइए कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो सर बोलेंगे 300 में अगर 2 से भागा दे देंगे तो हमारा न्यूट्रल एक्सिस तक पहुंच जाएंगे। चूंकि पूरा 300 है तो आधा कर देंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या कर देंगे? ये पूरा डेप्थ 12 है तो उसमें से 2 से घटा देंगे तो आपको क्या आ जाएगा? 12/2 आ जाएगा। ये क्या? बाई बार। यानी ये 140 है। कितना है? 140 है। फ्लैंज की चौड़ाई 140 है। ठीक है ना? हाँ, तो इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे तो 140 इंटू 12 इंटू 144 करेंगे तो आपको आ जाएगा 24, 19 और 20। ठीक है ना? MMQ। सर ये कैसे आपको याद है? कैलकुलेट किए हुए थे तो मुझे याद है। ठीक है ना? हाँ, तो ये आपको एरिया मोमेंट ऑफ किसका पता चला? फ्लैंज का। ठीक है ना? एरिया मोमेंट ऑफ किसका पता चला? फ्लैंज का। ठीक है ना? हाँ, इस चीज को आप समझिए। उसके बाद गलती से आप इस बिल्ट अप सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकाल देते हैं तो आपके काम क्लियर हो जाएगा। तो अगला स्टेप में आपको क्या करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिल्ट अप सेक्शन, BUILT, बिल्ट अप सेक्शन किसके अबाउट देखना है अबाउट? तो अबाउट न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, दैट इज एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है ना? हाँ, चलिए, इसलिए क्योंकि मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन इसी एक्सिस के अबाउट होगा तो अच्छा सेक्शन होगा। ठीक है? अच्छा स्ट्रेंथ देगा। ठीक, हाँ, चलिए, तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे आई सेक्शन का, यानी इस पूरे बिल्ट अप सेक्शन का कैसे निकालेगा? तो इस पूरे बिल्ट अप सेक्शन में पहले एक एक करके निकालेंगे। एक सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन ये है और तीसरा सेक्शन ये है। अगर मन की आंखों से देखना चालू करोगे तो ये सेक्शन ये दोनों सेम डायमेंशन का, सेम चीज है और सेम दूरी पर है, इसीलिए सिर्फ ऊपर वाले सेक्शन को निकाल करके 2 से गुना कर देंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दोनों को हो जाएगा और इसको जोड़ देंगे। कहानी क्लियर। ठीक, वैसे स्टार्ट करते हैं। चलो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेक्टेंगुलर का क्या होता है? तो सर रेक्टेंगुलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा सर? तो होता है BDQ/12। ठीक है ना? तो बड़े आराम से जो एक्सिस काटता है उसी का क्यूब होता है। तो ये वाला एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल में 12 कोना काटेगा तो उसी का क्यूब होगा। तो लिखेंगे 140 इंटू 12 का क्यूब बट्टा 12। ठीक है ना? सारा डायमेंशन हम लोग काची में लेते हैं mm में। ये तो हो गया इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको इस एक्सिस पर ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं? इसका एरिया गुने सीजी से न्यूट्रल एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है? हाँ, चलिए बताइए इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो सर 140 इंटू 12 कर दीजिए, ये हो गया एरिया, और गुना में अगर ये वाला भी निकाल के लाएं वो कितना है? 144 है। कितना है? 144 है। ठीक है? बाई बार अभी कैलकुलेट करके लाए ना, कितना है? 144 है।
ये तो हो गया सिर्फ ऊपर वाले का। अगर इसी में अगर आप 144 का होल स्क्वायर होता है ना, बोलो कैसे, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और एडजस्ट करके लिखने की कोशिश करें तो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आई एक्स बराबर हो जाएगा क्या, बी यानी 140 गुने 12 का क्यूब बटा 12 प्लस इसका एरिया कितना है तो 140 इंटू 12 इंटू बाई बार कितना है तो सर बाई बार 144 है। ठीक है ना, तो 144 के होल स्क्वायर। ठीक है ना, हाँ दिखाई पड़ रहा है ना, 100 नहीं रुक जाइए, 144 के होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप देखना चाहोगे तो ये वाला हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस रेक्टेंगल का अबाउट एक्स एक्सिस, और ये वाला यहाँ से यहाँ बोलोगे तो ये हो गया एरिया, और ये वाला इसको बोलेंगे वाई स्क्वायर। देखिए तो ऐसे ही ना ट्रांसफर करते थे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। हाँ चलो, ये तो हो गया इसका। अगर इतना ही इसी में अगर 2 से गुना कर देंगे तो नीचे वाला का भी हो जाएगा ना। हाँ, तो ये पूरा में हम लोग कितना से गुना कर देंगे तो सर 2 से गुना कर देंगे। ये पूरा में हम लोग कितना से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो ये दोनों प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। फिर से इसमें क्या जोड़ देंगे तो फिर से इसमें जोड़ देंगे सर कि ये वाला ये प्लेट का हो गया, ये प्लेट का हो गया। गलती से अगर ये जो ब्लैक कलर से अगर हम दिखाने की कोशिश करें कि ये वाला प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, तो ये वाला प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जो वाला डायमेंशन को एक्सिस काट रहा है, जो वाला डायमेंशन का एक्सिस काट रहा है उसी का हम लोग क्यूब लेते हैं। तो देखिए तो 12 इंटू काट क्या रहा है तो ये वाला, तो पहले यहाँ से यहाँ तक कितना होगा तो ओवरऑल डेप्थ हमारा 300 है और ऊपर 12 है, ऊपर 12 है, तो 300 में से 12 12 24 घटा देंगे तो बच जाएगा, यानी 300 माइनस 12 12 24, यानी 24 को घटा देंगे और इसका क्यूब कर देंगे, और अगर इसको 12 से भागा दे देंगे तो हमारा इस वाले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। ठीक है, हाँ यानी आई एक्स आपको पता चल गया। ठीक है, हाँ इसको अभी हम कैलकुलेट करके लिख देते हैं। जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपको आ जाएगा 90 73 78 56। ठीक है ना, इतना mm के पावर 4 आ जाएगा। इसको सेंटीमीटर के पावर 4 भी लिख सकते हैं, 73.7856 सेंटीमीटर के पावर 4, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, सारा डायमेंशन हम लोग इसमें यूज करेंगे, mm में यूज करेंगे। ठीक है, हाँ तो ये चीज फालतू की है। ठीक है, चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, ए पता चल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ के बाद आपको सोचना है, यहाँ के बाद आपको इस थोड़ा सा क्वेश्चन को इरेज करते हैं। ये क्या है, मैक्सिमम शियर लोड या फोर्स भी बोल सकते हैं, कैरी बाय बेल्ट। ठीक है ना, बेल्ट के द्वारा मैक्सिमम शियर लोड कितना कैरी कर रहा है वो भी बता रहा है। ठीक है, हाँ देखिए दोनों चीज को समझिए। कह रहा है कि शियर स्ट्रेंथ एट द लेवल ऑफ बेल्ट इन पर mm लेंथ, पर mm लेंथ में इतना है शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट भी तो एक तरह का शियर स्ट्रेंथ है ना, वो पर मीटर लेंथ में। दोनों में अंतर क्या है कि एक कोडल प्रोविजन है और एक थियोरेटिकल है। दोनों को जैसे ही बराबर कर देंगे आपको ये भी की वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, भी की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, किसके लिए, फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, EFFICIENCY, फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए क्या हम लोग करते हैं कि ये वाला स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट पर mm लेंथ को बराबर कर देते हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट, शियर स्ट्रेंथ एट द लेवल ऑफ बेल्ट इन पर mm लेंथ। ठीक है, हाँ तो ये वाला कितना वैल्यू है
907.2 न्यूटन है। ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, भी नहीं पता है। A इंटू बाई बार पता है कितना, तो 24, 19, 20। अरे A इंटू बाई बार तो ये निकाल के लाए हैं ना एरिया मोमेंट फ्लैंज का, ठीक है, बट्टा आई एक्स कितना कैलकुलेट करके लाए हैं, तो सर 90, 73, 78, 56, ठीक है ना। हाँ, ये हमारा आई आ गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां से भी की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। लिख देते हैं। इसके बाद हमारा इतना आया, यानी भी क्या है, तो मैक्सिमम शियर लोड कैरी बाय द बेल्ट, ठीक है ना। बेल्ट के द्वारा मैक्सिमम शियर लोड कितना कैरी कर रहा है, इतना, और आपकी सेक्शन कितना कैरी कर रहा है, इतना। तो कौन वाला वैल्यू आपको इस सेक्शन का हो जाएगा, ठीक है ना। या ये बिल्टअप सेक्शन कैरी कर रहा है 360 किलो न्यूटन, और बेल्ट का रहा है कि अगर हमारा 340, इसको अगर किलो न्यूटन में चेंज करेगा तो 340.266 किलो न्यूटन आएगा। बेल्ट कह रहा है कि हम इतना सह पाएंगे, और पूरा सेक्शन कह रहा है कि हम 360 किलो न्यूटन सह पाएंगे। तो ओरिजिनल ताकत अगर कितना हो जाएगा, तो सर ये दोनों में से जो ननका होगा ना वही इसका ताकत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम शियर लोड कैरी बाय द सेक्शन इज इक्वल टू, इसको कॉपी कर लीजिए थोड़ा सा रोक करके, अभी हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। हाँ, चलिए, तो इसको लिखेंगे मिनिमम ऑफ, क्या लिखेंगे, मिनिमम ऑफ दोनों में से नन का, यानी शियर लोड कैपेसिटी ऑफ आई सेक्शन या बिल्टअप सेक्शन या आई सेक्शन, कॉमा मैक्सिमम शियर लोड कैरी बाय द बेल्ट, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए, तो ये कह रहा है 360 किलो न्यूटन, और ये वाला कह रहा है 340.266 किलो न्यूटन। तो दोनों में से ननका कौन है, तो सर दोनों में से ननका है 340.266 किलो न्यूटन आपको हो जाएगा मैक्सिमम शियर लोड कैरी बाय द आई सेक्शन, ठीक है ना, बाय द आई सेक्शन, ठीक है ना, जो बनाया गया, ठीक है। हाँ, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक बार 2 मिनट में फाइनल समरी कर लेते हैं इसमें किए क्या। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, ये पता करना है इस क्वेश्चन में कि ये जो आई सेक्शन है वो आई सेक्शन कितना शियर लोड को सेफली रूप से कैरी कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग को ये आई सेक्शन का शियर लोड देख लिए और वेल्डिंग का शियर लोड देख लिए, दोनों को निकाल करके दोनों में से जो ननका वैल्यू होगा वही उसकी मैक्सिमम औकात होगा सहने की, ठीक है। हाँ, स्टेप कैसे कैसे मूव किए। सबसे पहला स्टेप क्या किए, इसको लिख लीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या लिखे, शियर लोड कैपेसिटी ऑफ आई सेक्शन निकाल लिए। दूसरा स्टेप में क्या निकाल लिए कि स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट पर मीटर लेंथ में निकाल लिए। और तीसरा में क्या निकाल लिए, तीसरा स्टेप में हम लोग शियर स्ट्रेंथ एट द लेवल ऑफ बेल्ट निकाल लिए। ये डायरेक्ट फार्मूला आप लोग याद करिएगा, वो सब डेरिवेशन जो मिटा रहे उसके लिए काम नहीं है। तीसरा काम कर लिए, तीसरा नहीं चौथा स्टेप में हम लोग क्या कर लिए, एरिया मोमेंट ऑफ फ्लैंज निकाले। पांचवा काम कर लिए हम लोग क्या कि बिल्टअप सेक्शन का मतलब निकाल लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। और छठा में क्या कर दिए, बराबर कर दिए। और छठवां में हम क्या कर दिए, दोनों में से नन का कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। हाँ, तो उम्मीद है ये बात समझ आ गया होगा और इसे कॉपी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगला जाएगा चैनल सेक्शन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम।